आज हम प्रश्नावली 3.5 शुरू कर लेते हैं। अब प्रश्नावली 3.5 के अंदर हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनमें बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या फिर किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल या फिर कोई हल नहीं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल जो है वो उनके अनुपातों पर निर्भर करते हैं। तो जो पहले प्रश्न का पहला भाग है x माइनस 3y-3 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y-2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। पहला अनुपात a1 बटा a2। a1 x का गुणांक पहले समीकरण में और a2 x का गुणांक दूसरे समीकरण में, तो ये हो गया 1/3 1/3। b1 बटा b2 ये हो गया -3 बटा -9 -3 बटा -9। जब इसको हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 और 9 को जब विभाजित करेंगे 3 से तो 1/3 आ जाएगा। और c1 बटा c2 -3 बटा -2 है तो -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/2। अब यहाँ पे a1 बटा a2 का मान 1/3 और b1 बटा b2 का मान भी 1/3 और c1 बटा c2 का मान 3/2, यानी a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। और इस स्थिति के अंदर इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के। उस स्थिति में इस समीकरण युग्म केवल एक अद्वितीय हल होता है। ये जो सारणी यहाँ दिखाई जा रही है इसमें तीनों स्थितियाँ दे रखी है कि कब केवल एक हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं होगा तो केवल एक अद्वितीय हल। जब तीनों ही बराबर होंगे यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जबकि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होता। तो पहले प्रश्न के पहले भाग में हमारी ये स्थिति बन रही थी, इसी वजह से उस प्रश्न का कोई हल नहीं हो रहा था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का दूसरा भाग। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। 3x प्लस 2y बराबर 8। तो पहले इनको मानक रूप में ले आते हैं तो 2x प्लस वाई 5 का पक्षांतरण होकर के इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 8 का भी पक्षांतरण हो जाएगा तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम फिर से अनुपात निकाल लेते हैं a1 बटा a2 यानी कि 2/3 2/3, b1 बटा b2 1/2। y के साथ कोई गुणांक नहीं है तो एक तो है ही है तो 1/2 और c1 बटा c2 -5 बटा -8 -5 बटा -8 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/8, यानी कि a1 बटा a2 का मान 2/3 है और b1 बटा b2 का मान 1/2 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो a1 बटा a2 बराबर नहीं आया b1 बटा b2 के। तो ये पहली वाली स्थिति बन रही है, इसके हिसाब से केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल है, यानी कि अब हमें इस प्रश्न को वज्र गुणन विधि से हल करना है। चलिए अब हम आगे इसको वज्र गुणन विधि से हल कर लेते हैं। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में डायरेक्ट एक सूत्र लगेगा जो है x बटा b1c2 माइनस b2c1 y बटा c1a2 माइनस c2a1 और 1 बटा a1b2 माइनस
A2B1। x और y चर आ जाएंगे और अचर के रूप में यहाँ पे गुणांक 1 लेना है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि x के बट्टे में a नहीं आएगा, y के बट्टे में b नहीं आएगा और 1 के बट्टे में c नहीं आएगा। ये सूत्र में हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इनके मान रख देते हैं। तो x तो वापस आ जाएगा, b1 और c2। तो b1 का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है और c2 का मान -8 है। तो 1 गुणा -8 माइनस b2 और c1। b2 का मान 2 है और c1 का मान -5 है। तो 2 गुणा -5। इसी प्रकार y बटा c1 और a2। तो c1 का मान -5 है और a2 का मान 3 है। तो -5 गुणा 3 माइनस c2 a1। c2 का मान -8 है और a1 का मान 2 है। तो -8 गुणा 2। इसी प्रकार 1 के बटे में a1 और b2। a1 का मान भी 2 है और b2 का मान भी 2 है। तो 2 गुणा 2 माइनस a2b1। a2 का मान 3 है और b1 का मान 1 है। तो 3 गुणा 1। इस प्रकार हमने ये सारे मान रख दिए यहाँ पे। अब इनको हल कर लेते हैं। तो x बटा 1 का -8 से गुणा -8 ही आएगा, -2 का -5 से गुणा प्लस का 10 आ जाएगा, y बटा -5 का 3 से गुणा माइनस का 15 और माइनस माइनस यहाँ गुणा होकर प्लस हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 प्लस का आ जाएगा। 1 के बट्टे में 2 दूनी 4 और माइनस का 3 एकम 3। अब इनको आगे हल करते हैं। तो x के बट्टे में 10 प्लस का है 8 माइनस का है तो 2 बच जाएगा। y के बट्टे में 16 में से 15 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा और 1 के बट्टे में 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा। अब ये x और y जो दोनों चर हैं उनको इस अचर के बराबर हमें लिखना है दो स्थितियों में। तो जब x बट्टा 2 बराबर 1/1 यानी कि पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर, और दूसरी स्थिति में जब y बट्टा 1 बराबर 1/1 यानी कि y को भी अचर के बराबर। तो x बटा 2 का x बटा 2 ही रहेगा और 1/1 का मान 1 ही होता है। अब 2 को जब वज्र गुणा में भेजेंगे तो 2 एकम 2 गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 1 गुणा 2 यानी x का मान आ गया 2। इसी प्रकार से y बटा 1 का मान, तो y में 1 का भाग देने y आएगा और 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार x का मान 2 और y का मान 1 आ गया जो इस समीकरण के हल है। अब अगर हम इस प्रश्न के तीसरे भाग की बात करें तो यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 20 है। जब इसको मानक रूप में लिखा जाएगा तो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। -5 बटा -10 भी 1/2 आ जाएगा और -20 बटा -40 भी 1/2 आ जाएगा। यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आएंगे। यानी ये बीच वाली स्थिति बन रही है और इस स्थिति के अंदर अपरिमित रूप से अनेक हल है और इस स्थिति के अंदर सवाल को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को हल सिर्फ पहले वाली स्थिति जब केवल एक हल होता है उसी में करना पड़ता है। अब इसके चौथे भाग में a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान जब -3/-3 लिखेंगे तो 1 आएगा। यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। यानी पहले वाली स्थिति आ रही है, केवल एक अद्वितीय हल आएगा यानी x और y के एक मान निकलेंगे। इस स्थिति के अंदर इस सवाल को वज्रगुण विधि से हल करना है। हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का भाग 1 हल कर लेते हैं जिसमें लिखा है a और b के किन मानों के लिए, यानी a और b के मान ज्ञात करने हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। समीकरण हमें दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दे रखा है a माइनस बी गुणा x प्लस a प्लस बी गुणा y बराबर 3a प्लस b माइनस 2। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। तो पहले हम इनको मानक रूप में ले आते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 और ये समीकरण बन जाएगा a माइनस बी गुणा x प्लस a प्लस बी गुणा y। और जब ये तीनों इधर आएंगे तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे तो 3a हो जाएगा माइनस का, b भी हो जाएगा माइनस का, 2 हो जाएगा प्लस का, बराबर में यहाँ 0 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उस स्थिति के अंदर a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर होता है c1 बटा c2 के। ये अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति है। अब a1 बट्टा a2 तो यहाँ से 2 और यहाँ से a बटा b a माइनस बी आएगा तो 2 बटा a माइनस बी। b1 बटा b2 तो 3 बट्टा a प्लस बी, 3 बट्टा a प्लस बी। और c1 बटा c2 -7 के बट्टे में ये तीनों पूरा आ जाएगा अचर, तो -7 के बट्टे में -3a माइनस बी प्लस 2। अब यहाँ पर ये तीनों जो बराबर आ रहे हैं इनकी दो स्थितियों में इनको बराबर लिख देते हैं। तो पहला, जब 2 बटा a माइनस बी यानी पहले वाला लास्ट वाले के बराबर -7 बटा -3a माइनस बी प्लस 2। और दूसरी स्थिति यहाँ लिख देते हैं, जब 3 बटा a प्लस बी, 3 बटा a प्लस बी बराबर -7 बटा -3a माइनस बी प्लस 2। अब इनको वज्रगुणा से हल कर लेते हैं। तो जब 2 का गुणा इन सब से होगा और a माइनस बी का गुणा -7 से होगा, तो 2 का गुणा हो रहा है -3a माइनस बी प्लस 2 से और -7 का गुणा हो जाएगा a माइनस बी से। अब 2 का -3a से गुणा करेंगे तो माइनस का 6a, 2 का माइनस बी से गुणा माइनस का 2b और 2 का 2 से गुणा 4। -7 का a से गुणा माइनस का 7a और -7 का माइनस बी से गुणा प्लस का 7b। जब इनका पक्षांतरण करेंगे तो 7a इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7b हो जाएगा माइनस का। तो 7a तो हो गया प्लस का, 7b हो गया माइनस का। आगे माइनस का 6a माइनस का 2b और प्लस का 4 तो इधर है ही। 7a में से 6a माइनस हो जाएंगे तो बचेगा a, माइनस का 7b और माइनस का 2b माइनस के हो गए 9b और प्लस का 4। ये हो गया बराबर 0। समीकरण नंबर 3। 1 और 2 तो हमने पहले से बना रखे हैं, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको भी हल कर लेते हैं। तो -7 गुणा होगा a प्लस बी से, तो -7 का गुणा a प्लस बी से और 3 का गुणा -3a माइनस बी प्लस 2 से हो जाएगा। तो -7 को a से गुणा करेंगे तो माइनस का 7a माइनस 7 का b से गुणा माइनस का 7b, 3 तिया 9 तो माइनस का 9a, 3 का माइनस बी से गुणा माइनस का 3b और 3 का 2 से गुणा 6। इनका भी पक्षांतरण कर लेते हैं। तो माइनस का 9a इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3b प्लस का 3b हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। -7a और माइनस का 7b तो इधर से पहले से ही है, बराबर 0। 9a में से 7a माइनस हो जाएंगे तो बच जाएगा 2a। 3b में से 7b को घटाएंगे तो माइनस का 4b और ये आगे माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 2 के पाड़े में आती है। तो 2 कॉमन आने के बाद a माइनस 2b माइनस 3 ये बचेगा बराबर 0। अब ये 2 जो है पक्षांतरण से भाग में चला जाएगा, तो a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 बटा 2। तो a माइनस 2b माइनस 3 0 बटा 2 कॉमन 0 ही होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ये जो समीकरण 3 और 4 आए हैं इनको हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं, समीकरण 4 में से घटा देते हैं समीकरण 3 को। समीकरण 4 है a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0 और समीकरण 3 है a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। घटाने पर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का और जो प्लस का वो फिर से माइनस का हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे a से a तो कट जाएगा, प्लस के 9b में से माइनस का 2b चला जाएगा तो बचेगा 7b, माइनस का 3 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 7 और बराबर में 0। तो 7b और ये 7 जब पक्षांतरण से जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 7 बटा 7। तो b का मान आ गया 1। अब ये b का मान हम समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर
अब बी का मान समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 है a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। तो a वापस आ जाएगा, माइनस का 2, b का मान हमने 1 निकाला तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और माइनस का 3 बराबर 0। a 2 एकम 2 माइनस का, और माइनस का 3 बराबर 0। a माइनस 2 और माइनस 3 माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर 0। 5 का जब पक्षांतरण किया जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान 1। ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। तो हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे भाग की बात करते हैं। तो k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इस बार हमें k का मान ज्ञात करना है और स्थिति दे रखी है कि इसका कोई हल नहीं है। तो समीकरण दे रखा है हमें 3x प्लस वाई बराबर 1। 3x प्लस वाई बराबर 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। तो अगर इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मानते हैं हम, और हमें दे रखा है कि इसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं होने की स्थिति में a1 बटा a2 का मान बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटा c2 के। तो a1 बटा a2 यानी कि 3 बटा 2k माइनस 1, तो 3 बटा 2k माइनस 1। b1 बटा b2 यानी कि 1 बटा k माइनस 1, 1 बटा k माइनस 1। y के साथ यह गुणांक 1 है तो हमने 1 ही लिखा। अब c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं है तो हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इनका वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा हो जाएगा k माइनस 1 से, तो 3 का गुणा k माइनस 1 से, और 2k माइनस 1 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो 2k माइनस 1 का गुणा हो जाएगा 1 से। तो 3 को k से गुणा करेंगे 3k, 3 का माइनस 1 से गुणा माइनस का 3। 2k माइनस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2k माइनस 1 वापस आ जाएगा। अब समान जो चिन्ह वाले हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो 3k और 2k इधर आके हो जाएगा माइनस वाला, माइनस का 3 जब उधर पक्षांतरण से जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1। 3k माइनस 2k तो 1k बचेगा, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमें k का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रश्न संख्या 3 की बात की जाए तो हमें यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं जिनको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधियों से हल करने के लिए कहा गया है। तो हम प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3.3 में हल कर चुके हैं, और वज्रगुणन विधि इस प्रश्नावली में हल कर चुके हैं। तो इनको दोनों ही विधियों से हल किया जा सकता है। अब प्रश्न संख्या 4 के अंदर कुछ शाब्दिक समस्याएं दी गई है जिनसे हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, और उनको किसी भी एक विधि से हल करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 3 बीजगणितीय विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है और विलोपन विधि है। तीनों में से किसी से भी हल कर सकते हैं। तो हम इनके अब समीकरण बना लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो पहला भाग है उसमें हमें दे रखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी एक हॉस्टल के अंदर मासिक जो व्यय हो रहा है उसका एक भाग नियत यानी फिक्स है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। बाकी जो है छात्र कितने दिन भोजन कर रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन कर रहा है उसको व्यय कितना करना पड़ रहा है 1180 रुपये। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे नियत व्यय को x मान लेते हैं, जो नियत व्यय है उसको मान लेते हैं x, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य है उसको मान लेते हैं y। ये हमने मान लिया कि इसका नियत व्यय x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है। अब जो छात्र a है वो 20 दिन भोजन कर रहा है, तो स्थिति 1 के अंदर जो छात्र a है उसका नियत व्यय x रुपये तो लगना ही है, और उसने 20 दिन भोजन किया है तो प्रतिदिन का भोजन का 20 रुपये लग रहा है, y रुपये लग रहा है, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और कुल मिला के उसने कितने रुपये दिए 1000 रुपये। तो x प्लस 20y बराबर
1000 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में जो छात्र बी है उसका भी नियत व्यय x रुपये लगना ही है। उस छात्र ने यहाँ पे 26 दिन भोजन किया है और एक दिन का y रुपये लग रहा है, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा, तो x प्लस 26y। और इस छात्र ने यहाँ पे रुपए दिए हैं 1180 रुपये, तो 1180 रुपये समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण हम किसी भी एक बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं।